नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आपणू उत्तराखंड में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महोत्सव एकजुटता का प्रतीक है और इस मौके पर सीएम ने कांडा महोत्सव को 2 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सेवाएं देने का वायदा भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया। उत्तराखंड में पहली डोज सभी को लगा दी गई है, जिससे लोगों को बड़ी आपदा से निजात दिलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाने का काम किया है और सेना के जवानों को उनके हक दिलाने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है और लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार मिल रहा है। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और युवाओं के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं। युवाओं को स्वरोजगारी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट पर मचे सियासी तूफान के बीच प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज करने का बहाना मिल गया है। पार्टी ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस भी पंजाब कांग्रेस की राह पर है और उत्तराखंड में भी कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकी ली और कहा कि वहां पिछले 5 साल में 11 विधायक रहे और 10 गुट। इसलिए हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस की खेमाबंदी पर वो प्रहार करने से नहीं चूके। बकौल कौशिक, विधानसभा के बाहर विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना, लेकिन विपक्ष 5 साल तक उस मोर्चे पर नदारद रहा। एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही और कांग्रेस केवल एक ही लड़ाई लड़ रही है कि वहां नेता कौन बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता ने जो हालात आज बयान किए हैं वो सच्चाई के कांग्रेस के धरातल पर है। तो साथ ही कहा कि सदन के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश थी तब कांग्रेस में उनकी कोई नहीं सुनता था। बाहर प्रीतम सिंह अध्यक्ष थे, वहां भी पार्टी में उनकी कोई सुनता था और कांग्रेस के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां कोई एक दूसरे की नहीं सुनता। कौशिक कहते हैं कि जनता का कांग्रेस पर से विश्वास उठ गया है, ना विश्वास वाली कोई स्थिति बची है और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से फेल है। आज चुनाव की दृष्टि से बीजेपी जनता के आशीर्वाद के लिए जा रही है। साथ ही हरीश रावत के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस भी पंजाब कांग्रेस की राह पर है। उत्तराखंड कांग्रेस में भी कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जैसा करना चाहते हैं, उनका केंद्रीय नेतृत्व उनको वैसा नहीं करने देना चाहता। उनका दर्द यह है कि 2 दिन पहले उनके प्रभारी ने कहा कि हम राहुल गांधी को नेता मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तल्ख तेवरों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे और गोदियाल के मुताबिक कल शुक्रवार को इस मसले पर हाईकमान के साथ बैठक होगी। राहुल गांधी के साथ भी बैठक हो सकती है और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हुए धमकी दे डाली कि इसी तरह का रुख रहा तो वो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस में हलचल मची हुई है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर से गर्मा चुकी है। राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा, जागेश्वर के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और धारचूला के विधायक हरीश धामी अब खुलकर पूर्व सीएम हरीश रावत के पक्ष में उतर चुके हैं। तीनों का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोग की पसंद भी हरीश रावत ही है, लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व को उन्हें चेहरा घोषित करना चाहिए। कुंजवाल ने तो स्पष्ट कह दिया कि जहां हरीश रावत जाएंगे हम सब वहीं जाएंगे। वहीं विधायक धामी बोले कि अगर हरदा को सीएम नहीं बनाया तो अलग लाइन में खड़े होने वालों में वो सबसे आगे होंगे। इंटरनेट मीडिया पर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले पूर्व सीएम और चुनाव अभियान संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बुधवार को अपने
पोस्ट में कहा था कि चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, लेकिन संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के इस बयान ने पार्टी के अंदर हलचल पैदा कर दी है। हालांकि कुमाऊं में हरीश रावत के करीबी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा और विधायक हरीश धामी अब खुलकर हरदा के समर्थन में आ चुके हैं। हरदा गुट से जुड़े नेता पार्टी के विरोधी खेमे पर अब खुलकर निशाना साध रहे हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष होने की वजह से पार्टी के सभी कार्यक्रम हरीश रावत के नेतृत्व और मार्गदर्शन में होने चाहिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अलग रैली और कार्यक्रम शुरू किए तो विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जो लोग कांग्रेस को सत्ता में नहीं चाहते, ये कारनामे उनके हैं। जनता और तमाम सर्वे कह चुके हैं कि हरीश रावत से बड़ा नेता उत्तराखंड में और कोई नहीं है। उनके भीतर प्रदेश को लेकर पीड़ा है और अगर वो दूसरे दल में जाते हैं तो हम सब साथ जाएंगे। वहीं धारचूला के विधायक हरीश धामी ने कहा कि आपदा के वक्त राज्य की कमान मिलने के बावजूद हरीश रावत ने केदारनाथ को संभालने में पूरी ताकत लगा दी। राष्ट्रपति शासन के चक्कर में 1 साल सरकार प्रभावित रही, इसलिए जनता चाहती है कि हरदा को एक मौका और मिले। जनसभा, रैली समेत अन्य कार्यक्रमों के जरिए वही कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं। पार्टी और राज्य को पूरा जीवन समर्पित करने वाले हरीश रावत अगर सीएम नहीं बने तो हरीश धामी निर्दलीय रहेगा। सबकी चाहत हरीश रावत। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रस्तावित रैली को लेकर गौलापाल स्टेडियम की बजाय अब एमबी इंटर कॉलेज के मैदान को चुना गया है। वहीं आज दोपहर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और जिसके बाद वो संगठन पदाधिकारियों और अफसरों के साथ नई जगह का दौरा कर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा भी लिया है। पूरी संभावना है कि एमबी इंटर कॉलेज के पास स्थित खेल मैदान में ही पीएम की रैली होगी। दून में पीएम की रैली के बाद हल्द्वानी में भी बड़ा कार्यक्रम होना था और दून के कार्यक्रम से पीएम की मौजूदगी में जहां गढ़वाल मंडल की विधानसभाओं को साधा गया, वहीं हल्द्वानी के जरिए कुमाऊं क्षेत्र की 29 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी चुनावी बिगुल फूंकना चाहती है ताकि कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश बरकरार रहे। पहले गौलापाल स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम में पीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित था। अफसरों ने कई बार वहां का निरीक्षण भी किया, लेकिन 3 दिन पहले टीम अचानक एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंच गई, जहां नुमाइश प्रदर्शनी चल रही थी। हालांकि अब नुमाइश को हटाया जा रहा है। बुधवार को भी डीएम, एसएसपी और बीजेपी के पदाधिकारी यहां व्यवस्थाएं चेक करने पहुंचे थे। वहीं दोपहर में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां निरीक्षण करने पहुंचे हैं और संभावना है कि उसके बाद ही रैली को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार करने के साथ अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की शांत वादियों में भी महिला अपराध का जहर तेजी से फैल रहा है। घर की देहरी के बाहर आधी आबादी किस कदर असुरक्षित हो गई है, इसका पता पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आंकड़ों से चलता है। ये बताते हैं कि इस वर्ष राज्य में महिलाओं की अपराध और उनके साथ अपहरण और दुष्कर्म की घटनाओं में 42% से भी ज्यादा का उछाल आया है। वर्ष 2020 में इससे कुल 726 मामले आए थे, जबकि इस वर्ष इनकी संख्या 1032 तक पहुंच चुकी है। इस हालात में यह जरूरी हो गया है कि बेटियों को स्कूली जीवन में ही आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो किसी आपात स्थिति से खुद ही निपट सके। और राज्य की पुलिस ने इस दिशा में अब पहल शुरू कर दी है। इसके तहत बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य के 13 जिलों में 27 प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर्स तैनात किए जाएंगे और उसके लिए केंद्र सरकार से निर्भया फंड योजना के तहत 27 लाख के आसपास वित्तीय सहायता की मांग की गई है। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार से यह धनराशि मिलते ही इस दिशा में जमीन स्तर पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर क्रिसमस और न्यू ईयर पर देहरादून, मसूरी समेत आसपास के पर्यटक स्थलों में भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए दून पुलिस भी तैयारी में जुट गई है। यातायात से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। यातायात निरीक्षकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने अपने कार्यालय में
थाना प्रभारियों, यातायात निरीक्षकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें क्रिसमस और न्यू ईयर पर देहरादून, मसूरी और अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के मद्देनजर व्यवस्था बनाने पर चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। 2009 से 2013 के बीच की उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल के दौरान फर्जी बिल घोटाले का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, स्वास्थ्य महानिदेशक, निदेशक स्वास्थ्य टिहरी गढ़वाल हरिद्वार और देहरादून के सीएमओ और एसएसपी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून निवासी शांति प्रसाद भट्ट ने याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि 2009 से 2013 की सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ लोगों की मिली भगत से सीएम की फ्लीट में गाड़ियां लगाई गईं। इन वाहनों की फर्जी बिल तैयार करके 1 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास भुगतान लिया गया और इस घपले की जांच हुई। अब अधिकारियों तक भी शक की सुई पहुंच गई है, लेकिन अब तक केवल ट्रैवल एजेंसी पर ही कार्रवाई की गई है और मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिका में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही घपले के जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन की दस्तक भी हो चुकी है और उसकी रोकथाम और बचाव के इंतजाम का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम की चूक और आमजनों की लापरवाही इस बीमारी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। राज्य की सीमा, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर अब भी उस तरह की चौकसी नजर नहीं आ रही जैसी कि होनी चाहिए थी। बाहर से आने वाले लोग की स्कैनिंग के नाम पर बस खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लोग भी बेफिक्र दिख रहे हैं। न चेहरे पर मास्क दिख रहा है और न ही शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक बड़ी चिंता विदेश से उत्तराखंड आए 490 लोग भी हैं और ये सभी लापता हैं और पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहा है। बताया गया कि उनके फोन नंबर से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। ज्यादातर लोग अमेरिका से लौटे हैं, जिन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर फॉर्म में गलत या अधूरी जानकारी भरी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद उत्तराखंड में किसी भी तरह की पाबंदी अभी नहीं दिख रही, जिससे वायरस के इस नए स्वरूप से फैलने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल कोरोना की रोकथाम के लिए गठित विशेषज्ञ समूह यानी कि एक्सपर्ट कमेटी ने राज्य में तत्काल रैली, समारोह और शादियों में भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की जरूरत बताई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ते संक्रमण के बीच राजनीतिक दलों को भी अपने कार्यक्रम नियंत्रित रूप में करने चाहिए, लेकिन अभी तक भी इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच एक राहत भरी खबर भी है। ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आए दून निवासी बुजुर्ग दंपति की दोनों नौकरानियों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं ओमिक्रॉन संक्रमितों के साथ फ्लाइट में आए वसंत विहार निवासी युवक की भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। यह अलग बात है कि इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है और ये रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस पर देश विदेश में प्रभु ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। केक काटकर जश्न मनाया जाता है, तो वहीं बच्चों को इंतजार होता है सेंटा का, जो उनके लिए गिफ्ट लेकर आए। पर सेंटा का ही क्यों इंतजार किया जाता है? क्रिसमस पर वो क्या है जिसे करने की सख्त मनाही होती है इस दिन? और क्रिसमस ट्री घर में लाने से क्या होता है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्रिसमस का त्योहार हर साल 25 दिसंबर को बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ईसाई धर्म के इस मुख्य पर्व को सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रभु ईसा मसीह, जिन्हें हम जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म हुआ था और इस दिन उनके जन्मदिन की खुशी में हर साल
जश्न मनाया जाता है। साल दर साल त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस 25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलता है। खासकर यूरोप में, जहां 12 दिनों तक ये जश्न मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को 12th नाइट के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे के साथ पार्टीज भी करते हैं, घूमते हैं और चर्च में प्रेयर करते हैं। तो वहीं इस त्योहार पर लोग क्रिसमस पेड़ को भी सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार बांटते हैं और मिलकर भोजन करते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि कैसे और क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? तो चलिए हम आपको बताएंगे क्रिसमस से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। साथ ही जानते हैं कि क्रिसमस ट्री और सेंटा की कहानी। दरअसल क्रिसमस ट्री की शुरुआत उत्तरी यूरोप में हजारों साल पहले हुई थी। उस दौरान फिर नाम के पेड़ को सजाकर विंटर फेस्टिवल मनाया जाता था। इसके अलावा लोग चेरी के पेड़ की टहनियों को भी क्रिसमस के वक्त सजाया करते थे। जो लोग इन पौधों को खरीद नहीं पाते थे, वो लकड़ी को पिरामिड की शेप देकर क्रिसमस मनाया करते थे। धीरे धीरे क्रिसमस ट्री का चलन हर जगह बढ़ा और अब हर कोई क्रिसमस के मौके पर इस पेड़ को अपने घर लाता है और इसे कैंडी, चॉकलेट्स, खिलौने, लाइट्स, बेल्स और गिफ्ट्स के साथ सजाया जाता है। तो वहीं अब बात गिफ्ट की हो और सेंटा का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर आखिर सेंटा ही क्यों? कौन है ये सेंटा क्लॉज? तो आपको बता दें कि 4वीं शताब्दी में एशियाई माइनर की एक जगह मायरा थी, जो कि अब तुर्की के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सेंट निकोलस नाम का एक शख्स रहता था, जो बहुत अमीर था, लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो हमेशा गरीबों की चुपके से मदद करता था, उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करता था। एक दिन निकोलस को पता चला कि एक गरीब आदमी की 3 बेटियां हैं, जिनकी शादी के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये बात जानकर निकोलस इस शख्स की मदद करने पहुंचा। एक रात वो इस आदमी के घर की छत पर लगी चिमनी के पास पहुंचा और वहां से सोने से भरा बैग डाल दिया। उस दौरान इस गरीब शख्स ने अपना मोजा सुखाने के लिए चिमनी में लगा रखा था। इस मोजे में अचानक से सोने से भरा बैग उसके घर में गिरा। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। आखिरी बार में इस आदमी ने निकोलस को देख ही लिया। निकोलस ने ये बात किसी से ना बताने के लिए कहा, लेकिन जल्दी ही इस बात का शोर बाहर मचने लगा और उस दिन से जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता, सभी को लगता कि ये निकोलस ने दिया है। पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने यानी सीक्रेट सैंटा बनने का रिवाज चल पड़ा और बस तभी से लोग क्रिसमस के दिन सैंटा को याद करते हैं। खासकर बच्चे सैंटा का बेसब्री से इंतजार करते हैं और बच्चों के प्रियजन सैंटा बनकर उन्हें गिफ्ट देकर खुश कर देते हैं। ये तो हुई सैंटा की बात, पर क्या आप ये जानते हैं कि क्रिसमस ट्री घर पर लगाना कितना शुभ होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्रिसमस ट्री के पौधे को अगर घर पर लगाया जाए तो वास्तुशास्त्र में इसके काफी फायदे बताए गए। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर पर सचमुच में क्रिसमस ट्री है तो ये आपके कई वास्तु दोषों को दूर करता है और अगर घर में सकारात्मकता बनाए रखनी है तो उसके लिए भी क्रिसमस ट्री बेहद फायदेमंद है। ये घर को डेकोरेट करने का काम तो करता ही है, साथ ही वातावरण को शुद्ध भी करता है। दरअसल क्रिसमस ट्री अगर हेल्दी और सही शेप में हो तो कहते हैं कि परिवार में एकजुटता बढ़ती है और नकारात्मकता दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता है तो क्रिसमस ट्री का पौधा उसे नष्ट कर घर में सकारात्मक ऊर्जा ले आता है। पर इसे जब भी घर में रखें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि क्रिसमस ट्री को घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाएं, तभी इसका फायदा मिलेगा। वास्तु के अनुसार क्रिसमस ट्री में माँ लक्ष्मी का वास भी माना गया है, जो धन की देवी हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर के आंगन में क्रिसमस का पौधा लगाते हैं तो घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही आपको बताते चलें कि क्रिसमस ट्री देखने में जितना खूबसूरत लगता है, ये परिवार के लिए उससे भी ज्यादा फायदेमंद माना गया है। वास्तु के अनुसार क्रिसमस ट्री बच्चों और बड़ों सभी के बीच एकजुटता का भाव बढ़ाता है, जिससे घर में तनाव नहीं होता और ये परिवार के साथ परंपराओं को भी जीवित रखने का काम करता है। यही वजह है कि क्रिसमस के दिन सारा परिवार मिलकर इसे डेकोरेट करता है, ताकि इससे घर के सभी सदस्यों के बीच सौहार्द बना रहे। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
तो इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।